नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो देखिए दोस्तों, ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री अपने कर रहे हैं, तो इसके अंदर अपना जो टॉपिक है वो है अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति 1776, इसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। और आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको पृष्ठभूमि समझाऊंगा किस तरह से अमेरिका की क्रांति होती है। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आने वाली जो वीडियो है इसमें आपका जो याद करने की क्षमता है वो आपको बढ़ाएगा, समझने की क्षमता है वो आपको बढ़ाएगा। इसके अंदर अध्ययन कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक ये देखो, इस तरह से आपका सेट होना चाहिए माइंड के अंदर। मैप जो है ना, ये जो विश्व का मैप है इस तरह से। तो ये जैसे अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये इधर अमेरिका आ गया। तो इधर से जो ब्रिटेन था दोस्तों, है ना, यूरोप के जो लोग थे, तो यूरोप के अंदर क्या था, गृह युद्ध बहुत ज़्यादा आरंभ हो चुके थे। धर्म सुधार आंदोलन के समय तो गृह युद्ध बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे, और यहाँ के जो शासक थे वो बहुत ही शोषणकारी नीति अपना रहे थे। तो यहाँ से जो लोग हैं, यहाँ से पलायन करके इधर अमेरिका के अंदर प्रस्थान करते हैं। खोज वगैरह तो आपको पता है कि किसने की थी। तो यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है ना, तो यहाँ के जो लोग हैं बस्तियाँ बना कर रहने लग गए। कहाँ के लोग? इंग्लैंड के लोग, यानी कि सॉरी यूरोप के लोग यहाँ अमेरिका में आकर बस्तियाँ बना कर रहने लगे। इन बस्तियों की संख्या जितनी भी थी, 10 12 13 जितनी भी बस्तियों की संख्या थी, वो सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। तो ये बस्तियाँ बना कर रहने लगे, और जो क्रांति वास्तव में होती है ये इन बस्तियों के लोगों के द्वारा ही इस ब्रिटेन के खिलाफ की गई थी। तो ध्यान से समझना, ये क्रांति कोई अमेरिका के वासियों के द्वारा नहीं की गई थी। ये क्रांति गोरे लोगों की क्रांति थी, और गोरों लोगों की विपरीत ही की गई थी। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, है ना। इन गोरों लोगों के साथ जो अमेरिका के स्थानीय लोग थे ये भी मिल गए थे, क्योंकि यहाँ पर जाकर रहने लगे, कुछ काफ़ी साल हो चुके थे, तो ये यहीं के एक तरह से निवासी बन चुके थे। मूल रूप से जो कहाँ से आए थे, यूरोप से उठ कर आए थे। तो ये एक प्रथम क्रांति मान सकते हैं अपने विश्व में। 3 चीज़ आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी आपको जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वो चीज़ें सिर्फ आप ऐसे रफ कॉपी में नोट डाउन कर लो, और साथ साथ में सिर्फ आप इस 3 चीज़ों का ध्यान रखना। 3 चीज़ आप सीधा सीधा, एक 1774, 1775 और 1776, 3 सन ध्यान में रखना। 74, 75 और 76, बस इतना यदि आप याद रख लोगे दोस्तों तो समझ लो अमेरिका की क्रांति आपको याद हो गई। क्या है इसके अंदर? 3 जगह बैठकें होगी कांग्रेस की, ठीक है ना। हाँ, तो 3 जगह बैठकें होगी। पहली बैठक कहाँ होगी? फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर। कैसे याद रखना आपको? 74, 75, 76, फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया और बाल्टीमोर। इसके बाद में आपको दोस्तों क्या ध्यान रखना? इसके बाद में जो भी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ इसके अंदर, है ना। अब यदि आपसे पूछा जाएगा कि सप्तवर्षीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, कि सप्तवर्षीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो सप्तवर्षीय युद्ध वैसे तो अपने पढ़ते ही हैं 1756 से 1763 के मध्य। और ये सप्तवर्षीय युद्ध किस किस के बीच में होता है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। यहाँ जो बस्तियाँ थी, तो एक बस्ती थी कनाडा नाम से। तो कनाडा को प्राप्त करने के लिए, सॉरी, जो क्षेत्र था कनाडा का, इस कनाडा को क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हो गया। ये पृष्ठभूमि आप समझोगे तभी आपको आगे फ्रांस की क्रांति याद होगी। इस 1765 से 1763 के युद्ध के दौरान ब्रिटेन की विजय हो जाती है, और फ्रांस को कनाडा देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये थोड़ा सा आगे मैं बता दूंगा पूरा। देखिए, ध्यान में रखना कि 1756 से 1763 के मध्य सप्तवर्षीय जो युद्ध होता है वो किस किस के बीच में होता है। और भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 6 एक्ट आपको ध्यान रखनी है, 5-6 एक्ट हैं, वो एक्ट आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आपको ध्यान रखना है ग्रीन विले। क्या नाम ध्यान रखना है? ग्रीन विले। 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये चीज़ें आप थोड़ा सा समझ लें, थोड़ा महत्वपूर्ण है। ग्रीन विलेज जब प्रधानमंत्री बनता है ब्रिटेन का, तो ये 2 एक्ट लेकर आता है। एक एक्ट लाएगा शुगर एक्ट। कौन सा एक्ट है दोस्तों? शुगर एक्ट। ये लेकर आएगा 1764 के अंदर। और दूसरा एक्ट लेकर आएगा दोस्तों ये स्टाम्प एक्ट।
और ये स्टाम्प एक्ट और शुगर एक्ट क्या था, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दे दूंगा जब अपने अध्ययन करेंगे वीडियो का। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ग्रीनविले की सरकार ने 2 एक्ट पारित किए थे, एक आपका था शुगर एक्ट, एक आपका था स्टाम्प एक्ट। शुगर एक्ट के बारे में ये था कि शुगर जो है वो पूरी की पूरी कहाँ से, केवल और केवल आयात इंग्लैंड से किया जाए, यानी कि यदि अमेरिका के अंदर शुगर मंगवानी है तो वो कहाँ से मंगवाई जाएगी, केवल इंग्लैंड से मंगवाई जाएगी। इस चक्कर में क्या हुआ था, यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी थे इन्होंने तस्करी आरंभ कर दी कि केवल और केवल हम यहाँ से यदि एक ही जगह से आयात करते रहेंगे तो आपको पता है आर्थिक हानि व्यापारियों को होगी। और यहाँ की जो तस्करी आरंभ की तो इनको पकड़ने के लिए इंग्लैंड ने खोजी वारंट चलाया था। तो सीधा आपको ध्यान में रखना है कि 1764 के अंदर जो शुगर एक्ट आया था, जिसको मोलिसेज एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये किसकी सरकार ने लाया था, ग्रीनविले प्रधानमंत्री थे, इन्होंने लाया था। दूसरा एक्ट है स्टाम्प एक्ट, ये कब आया था, 1765 में, ये भी ग्रीनविले की सरकार ने लाया था। स्टाम्प एक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टाम्प एक्ट जब आता है, स्टाम्प एक्ट के बारे में बताता हूँ। स्टाम्प एक्ट 1765 में आता है। 1765 का स्टाम्प एक्ट है, इसी के कारण ग्रीनविले की सरकार गिर गई। ध्यान से समझना, स्टाम्प एक्ट के कारण ही ग्रीनविले की सरकार गिर गई थी। ये इतना बेहतरीन ये क्विज बनता है यहाँ पर कि स्वतंत्रता के पुत्र और स्वतंत्रता की पुत्रियाँ कहाँ, किस आंदोलन में या किस क्रांति में 2 संगठन बने थे। तो स्वतंत्रता के पुत्र और स्वतंत्रता की पुत्रियाँ 2 संगठन बने थे, अमेरिका की क्रांति में स्टाम्प एक्ट के विरुद्ध बने थे। ठीक है, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, एक ये नारा दिया गया था, जेम्स ओटिस ने दिया था। ये भी अमेरिका की क्रांति से संबंधित है दोस्तों। 2 एक्ट मैंने आपको बता दिए हैं और कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। इसके बाद में दोस्तों रोकिंघम की सरकार आती है। ग्रीनविले की सरकार मैंने बता दी। जब ग्रीनविले की सरकार गिरती है तो सरकार किसकी बनती है, रोकिंघम की सरकार बनती है। और रोकिंघम की सरकार में भी 2 एक्ट पारित हुए थे। कौन कौन से महत्वपूर्ण 2 एक्ट हैं, ये पहला तो है इसका 1765 के अंदर क्वार्टरिंग एक्ट। कौन सा एक्ट है दोस्तों, क्वार्टरिंग एक्ट। क्वार्टरिंग एक्ट के तहत क्या था, इंग्लैंड की सरकार ने अमेरिका में इंग्लैंड की सेना रखना अनिवार्य कर दिया और इस सेना का खर्च अमेरिका से ही वसूलना तय हुआ। यानी कि जैसे यहाँ पर एक तरह से सहायक संधि अपने पढ़ते हैं कि हम वेलेजली को पढ़ते हैं, तो वही सिस्टम वहाँ पर था। तो ये था क्वार्टरिंग एक्ट। तो सबसे पहले सेना कहाँ रखी गई थी, तो ये भी ध्यान रखना, गेंज नामक स्थान पर दोस्तों सबसे पहले सेना रखी गई थी। कुछ भी नहीं याद रखना, वापस मैं बता रहा हूँ। ग्रीनविले की सरकार में 2 एक्ट पारित हुए, आगे रोकिंघम की सरकार आ गई। रोकिंघम की सरकार में भी आपको 2 एक्ट ध्यान में रखने हैं, एक तो क्वार्टरिंग एक्ट ध्यान रखना है, एक करेंसी एक्ट ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, क्वार्टरिंग एक्ट के बारे में बता दिया। सबसे पहले सेना कहाँ रखी जाती है, गेंज नामक स्थान पर। सीधा इतना ही पूछा जाएगा कि किस स्थान पर सेना रखी गई, तो गेंज नामक स्थान पर सेना रखी गई। ये सारा अपने अध्ययन कर लेंगे टोटली। और करेंसी एक्ट एक और लागू किया था रोकिंघम की सरकार ने। तो करेंसी एक्ट क्या था, इंग्लैंड में मुद्रा का प्रचलन, जो स्थायी मुद्रा थी उस पर हुंडी पर प्रतिबंध लगा दिया। और इन आर्थिक कानूनों के कारण रोकिंघम की सरकार भी क्या होती है दोस्तों, गिर जाती है। अब तीसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री आते हैं, मतलब नंबर तो इनका अलग था। पहले अपने जैसे ग्रीनविले पढ़ रहे हैं, ग्रीनविले के बाद में रोकिंघम पढ़ रहे हैं, रोकिंघम के बाद में किसकी सरकार आई, तो विलियम पिट की सरकार बनती है। तो विलियम पिट की सरकार के अंदर क्या हुआ था, टाउनशेंड नाम का एक व्यक्ति, स्टोरी समझा रहा हूँ, स्टोरी आप समझिए। विलियम पिट के जब प्रधानमंत्री बने तो टाउनशेंड नाम का व्यक्ति इनका प्रधानमंत्री बन गया। और टाउनशेंड ने एक कर योजना दी, जो दी थी 1767 के अंदर। तो 1767 के अंदर टाउनशेंड की कर योजना क्या थी कि यहाँ अमेरिका में 5 वस्तुओं पर कर लगा दिया गया था। ये थी चाय, शीशा, कागज़, धातु और रंग। इनको एक साथ आपको बोलना है। ग्रीनविले के बारे में आपको बता दिया, रोकिंघम के बारे में आपको बता दिया। फिर टाउनशेंड की कर योजना किस प्रधानमंत्री के काल के अंदर पारित की गई थी, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जो टाउनशेंड की कर योजना है वो किस प्रधानमंत्री के, तो विलियम पिट के अंदर। तो बस टाउनशेंड की कर योजना यही थी, चाय, शीशा, कागज़, धातु और रंग, इन वस्तुओं पर कर लगा दिया गया था। बस इतना ध्यान में रखना है। फिर जॉन डिक्सन नामक एक व्यक्ति का आपको ध्यान में रखना है। डिक्सन नाम ध्यान है तो डिस्को नाम ध्यान रख लो, डिस्को, जो कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से रख सकते हो नाम। तो डिक्सन ने क्या किया था, एक लेख लिखा था जो था पेंसिल्वेनिया के किसान का पत्र। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना।
तो ये चीज़ें थी, इनको आप नोट डाउन करते रहें दोस्तों। बोस्टन हत्याकांड आएगा, और बोस्टन हत्याकांड के बाद में आपको सारा समझा देंगे। बस इतना ही है। तो आगे वाली वीडियो का दोस्तों इंतज़ार करना, अभी मैं थोड़ी देर के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो ये वीडियो आप जितने भी इसके अंदर मैंने मेन फैक्ट बताए हैं, थोड़ी सी स्टोरी समझ लीजिए। इसके बाद में ये जो कर वगैरह लगाए गए थे, इतने एक्ट लगाए गए थे, इन सब के एक्ट के बाद में बोस्टन टी पार्टी होती है। बोस्टन टी पार्टी के बाद में वहाँ पर कुछ युद्ध लड़े जाते हैं, और युद्धों के बाद में धीरे धीरे वहाँ पर स्वतंत्रता का कर दिया जाता है ना। तो किस किस ने सहयोग दिया था, किस किस तरह दिया था, तो ये सारा इसके अंदर है। देखिए दोस्तों, यूरोपियों के बसने के कारण क्या थे, 3G थी, और सब सप्तवर्षीय युद्ध की देखिए आ चुका है, जो मैंने आपको बताया था 1756 से 1763 इंग्लैंड और किसके बीच लड़ा गया था, फ्रांस के बीच में। और यही कारण था सप्तवर्षीय युद्ध जब यहाँ पर लड़े गए थे। तो भारत में भी आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध चल रहे थे, और यहाँ से डुप्ले को वापस बुला लिया गया था, और इसी कारण फ्रांसीसी हार गए थे। तो धन्यवाद दोस्तों। यूट्यूब पर यदि आप नए हैं इस चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब वगैरह भी कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।